हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और बात करेंगे आज अपने वीकली टेस्ट की। ठीक है, वीकली टेस्ट में आपको पता है कि हमारी जो सैटरडे को वीकली टेस्ट होती है, या तो सैटरडे को मैराथन के लिए रिजर्व रखा हूं मैं, है ना। तो आज चूंकि हमने इकोनॉमिक्स को बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है अपने मास्टर क्लास में, अपने यूट्यूब में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आज जो टाइम है आपका वीकली टेस्ट देने का, क्लियर। चले स्टार्ट करते हैं। जो मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग होने वाली है वो क्या होने वाली है, 10 बजे आपको पता है। 10 बजे रात में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को यूट्यूब पे क्लास होती है। मास्टर क्लास जो होती है हमारी 11 बजे होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को। ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर होती है, जिसमें हमने सारे कंटेंट फ्री में आपको डिलीवर करना है, राइट। और सैटरडे और संडे जो है आपको रिजर्व रहता है मैराथन के लिए, क्लियर है। चलें, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो, राइट। चलें, आपको ध्यान देना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। इस चैनल के अगर विजिट करिएगा तो मेरे चैनल का नाम दिख जाएगा आपको, यूजीसी नेट कॉमर्स बाय शुभम सर। वहां पे कॉमर्स की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप बहुत बारीकी से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। याद है आप लोगों को कि लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था। और क्वेश्चन ये था कि नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली मॉडल में क्या कौन कौन से मॉडल आते हैं। जब आप ओलिगोपोली मॉडल पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे हमने मॉडल की बात करनी है। उसमें से कुछ कॉलिसिव ओलिगोपोली होते हैं, कुछ नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली मॉडल होते हैं। तो नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली की बात हो रही है, जिसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। कॉर्नट मॉडल हो गया, प्राइस लीडरशिप मॉडल हो गया, एजवर्थ मॉडल हो गया, बेट्रान मॉडल हो गया और मार्केट शेयर मॉडल हो गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपका जो जवाब था, बहुत सारे लोगों का जवाब सही भी था। जवाब एकदम सी पार्ट है। सी में हम बात कर रहे हैं ACD, कॉर्नट मॉडल, ठीक है। उसके बाद एजवर्थ मॉडल, क्लियर, और बेट्रांड मॉडल। ये तीनों जो है ना नॉन कॉलिसिव के पार्ट हैं। बाकी कॉलिसिव, बाकी जो अलग अलग मॉडल है वो कॉलिसिव ओलिगोपोली मॉडल के पार्ट हैं। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। बाकी अगर बात करनी है, अगर जानना है कि सर ये सारे मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या जानने हैं, है ना। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको चेतावनी दे देता हूं क्या क्या इसके टेस्ट के रूल्स हैं बेसिकली। कि आपके टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में से आपको सभी को अटेम्प्ट करने हैं। मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, उसके बाद आप पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। और पता वहां पे मार्क कर लेना है कि किसके कितने जो आंसर है वो सही हो रहे हैं, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस असेस कर पाओ, ठीक है। ये हमारी वार्निंग है टेस्ट के पहले, क्लियर। 15 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक फैमिली की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन सी इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता है। Business economics is microeconomic in character. It is positive in nature. It is both conceptual and metrical, and its content are based on mainly theory of the firm. आपको बताना है कौन कौन से इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। करेक्ट है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। एवरीवन, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ये हमें बार बार बोलना ना पड़े, है ना। आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। चलिए ये यूनिट टेस्ट है, आपको अपने आंसर को देने हैं, फिर मेरे आंसर से मार्क कराना है, आपको मैच कराना है, करेक्ट। चलें, तो इसका जो सही जवाब है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, और इसका जो सही जवाब फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट में हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं। आपको जो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर का होता है, क्योंकि हम वहां एग्रीगेट की नहीं बल्कि बिहेवियर की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें हमारा कंज्यूमर आ जाता है, प्रोड्यूसर आ जाता है, ठीक है। अलग अलग मार्केट आ जाती हैं, तो उनके हम बिहेवियर की बात करते हैं, क्लियर। पॉजिटिव इन नेचर जरूर आता है, क्योंकि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। और कंसेप्चुअल भी होता है और मेट्रिकल भी होता है। कंसेप्चुअल मतलब हम कंसेप्ट लगा के, इकोनॉमिक थ्योरी लगा के किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं, और हम एग्जैक्टली मेजर्ड भी कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के।
तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है वो फर्स्ट पार्ट होने वाला है। मैच करा लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देने हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सॉल्यूशन टू डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज प्रोवाइडेड बाय। आपको बताने हैं कि जो वाटर पैराडॉक्स की थ्योरी है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, उसका सॉल्यूशन किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? स्टैनले जेवंस एंड कैल मैंगर, स्टैनले जेवंस, कार्ल मैंगर एंड लियोन वॉलरस, केनेथ एरो, एच.बी. सेंड्री एंड रॉबर्ट सोलो, एंड केनेथ एरो, एच.बी. सेंड्री, रॉबर्ट सोलो एंड बी.एस. मिन्हास। चलिए आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, ये जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है ना, एक इकोनॉमिक थ्योरी है। इसमें ये बताया जाता है कि डायमंड क्यों ज्यादा जरूरी है वाटर से। हालांकि वाटर इज अ इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल थिंग्स, ठीक है, लेकिन डायमंड क्यों ही जरूरी है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। तो ये जो मॉडल है इसको किसने प्रोवाइड किया था, आपको ये बताना है बेसिकली। क्लियर? जल्दी से बताने की कोशिश करिए एवरीवन प्लीज। क्या इसका सही जवाब होगा? आप सभी लोग इसका जवाब जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत सारे लोगों का जवाब आने लग रहा है। इसका जो सही जवाब है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात हो रही है, मतलब स्टैनले जेवंस, कार्ल मैंगर और लियोन वॉलरस की बात हो रही है, जिन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था डायमंड वाटर पैराडॉक्स की। क्लियर? चलिए, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है वेवलेन गुड्स हैव। वेवलेन गुड्स क्या होता है, उसकी जो कर्व होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, या डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वेवलेन गुड्स वही वाला पार्ट है जो कि हमने एक्सेप्शन में बात करी थी लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है, वैसे हमारी लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या दोनों चीज में हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, जब एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। जब एक्स बढ़ रहा होता हो तो वाई भी हमारी बढ़ रही होती हो, ठीक है। तो आपको बताना है वेवलेन गुड्स, जिसको हम प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते थे, उसकी कर्व क्या बनेगी, ठीक है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ चुका है ना। और सही जो जवाब है वो थर्ड पार्ट, बिल्कुल थर्ड पार्ट ही है। हम अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, जो कि वेवलेन गुड्स में बनता है। वेवलेन गुड्स जस्ट लाइक प्रीमियम गुड्स की तरह होते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया। सोना चांदी की आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोनों में प्राइस बढ़ाओ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओ, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है हमारा वो अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। क्लियर? चलिए, याद रखने हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ नंबर ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 प्रोवाइड किया गया है। लिस्ट 1 में कुछ प्रोपाउंडर के नाम दिए गए हैं, एडम स्मिथ, आर रोडान, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो एंड कार्ल मार्क्स। क्लियर? लिस्ट 2 में थ्योरी ऑफ बिग पुश, ट्रेडिशनल सोसाइटी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ध्यान रखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा आप लोग सभी लोग। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसके कितने सही क्वेश्चंस हुए हैं, है ना। 15 क्वेश्चन है टोटल। और मेरे क्लासेस की टाइमिंग मैं फिर से बता देता हूँ, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस की टाइमिंग 10 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। क्लियर? मास्टर क्लास जो होती है मंडे टू फ्राइडे होती है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर 11 बजे, है ना, जिसमें मैं फ्री में सारी कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ, है ना। जो मेन मेन थ्योरी है, मेन मेन टॉपिक है, उसको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे जुड़ना नहीं भूलना एकदम, है ना। मंडे से प्रॉपर क्लासेस चलेंगी हमारी। आज तो यूनिट टेस्ट है सैटरडे को, ठीक है। चलिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मतलब कि हम अगर एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी दी थी। आर रोडान की बात करें, उन्होंने बिग पुश की थ्योरी दी थी। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो की बात करें, है ना, तो उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बताया था। और कार्ल मार्क्स जो है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के बारे में उन्होंने अपनी राय प्रकट की थी, ठीक है। चलिए, ये है आपका सही जवाब चौथे नंबर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। आपको बताने हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का कार्य नहीं है।
इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जल्दी से बताने की कोशिश करिए कि क्या इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है एवरीवन प्लीज। जल्दी से सभी लोग बताएंगे राइट। क्या इसका सही जवाब बन जाएगा, कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा फंक्शन इसमें से है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि चार में से तीन तो फंक्शन होंगे ही होंगे। जैसे हम इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन है, क्योंकि हम इकोनॉमिक थ्योरी लगा के हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं। विदाउट इकोनॉमिक थ्योरी ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करनी है, हमें प्रॉपर अप्रोच पता होनी चाहिए। और प्रॉपर अप्रोच के लिए हमें इकोनॉमिक थ्योरी की बात करनी चाहिए, कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सारे इकोनॉमिक थ्योरीज के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑलरेडी हैं, हमारे हमारे फंक्शन है। मैनेजरल इकोनॉमिस्ट इसको कंसीडर भी करता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मनी मार्केट के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का पार्ट ही नहीं है, ये हम जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं उसका पार्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो सही जो जवाब हो जाएगा वो सेकंड पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ। आपको बताने हैं कि मांग में संकुचन किसका परिणाम है ना। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। जल्दी से बताने की कोशिश करिए क्या इसका सही जवाब है। ठीक है एवरीवन। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये देखिए लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ते हो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व हम पढ़ते हैं और चेंज इन डिमांड, है ना। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व जो पढ़ते हैं, मूवमेंट इन सेम डिमांड कर्व, वो प्राइस की वजह से होता है, केवल और केवल प्राइस की वजह से होता है, जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक ही डिमांड कर्व होती है, ठीक है, और एक ही डिमांड कर्व में, है ना, एक ही डिमांड कर्व में या तो आपको नीचे डिमांड कर्व जाएगा या तो ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको पता है। तो अगर नीचे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बन जाता है हमारा, जो कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है हमारी उससे। कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमारी जो डिमांड कर्व होगी वो प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड हमारी डिक्रीज कर जाती है। तो जैसे ही डिमांड हमारी डिक्रीज करती है प्राइस के बढ़ने से, तो उस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। सही जो जवाब है वो फर्स्ट पार्ट है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। बाकी हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट मतलब चेंज इन डिमांड कर्व। और चेंज किसकी वजह से होता है, जो भी हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था, जितने भी फैक्टर थे आपके, सब्स्टिट्यूट गुड्स था, इनकम था, है ना, बहुत सारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, है ना। तो उसकी वजह से, अदर जो रीजन थे उसकी वजह से हमारे चेंज होते हैं डिमांड कर्व में। और चेंज भी दो तरीके से होता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, करेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज। आपको इंफीरियर गुड्स की बात करनी है यहाँ पे। इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी या ग्रेटर देन वन होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करिए इसकी जो इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स की, वो कैसी होगी। ठीक है एवरीवन, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए, क्या इसका सही जवाब होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, राइट।
चलो सबके सही जवाब आने लग रहे हैं यहाँ पे। और इन्फीरियर गुड्स की हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है। नेगेटिव इलास्टिसिटी का मतलब आप इसको इनकम से जज करिएगा, है ना। इनकम जब आपकी बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स आप कम कर देते हो कंजम्पशन उसका, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स होता है, फिर से आपका नॉर्मल गुड्स होता है ना। नॉर्मल गुड्स के केस में आपको पता है इनकम इलास्टिसिटी जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है ना। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, इनकम के टर्म्स में हम मेजरमेंट करना चाहें, अगर मान लीजिए आपके पहले इनकम जो थी वो 100 रुपए थी, अब 100 से वो 200 हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि इंफीरियर गुड्स का जो कंजम्पशन है वो कम कर दोगे। तो आपकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से आपकी जो कंजम्पशन है इंफीरियर गुड्स का वो कम कर रहे हो। तो दोनों जो एलिमेंट है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए 8th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। यहां पे बताना है निम्नलिखित में से किस बाजार के संरचना में फर्म के मांग वक्र द्वारा बाजार में के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या ओलिगोपोली मार्केट। जल्दी से बताना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां नंबर ये क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी से बता देना है। एवरीवन प्लीज। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो, कि कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड कर्व जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। जो डिमांड कर्व मार्केट का होगा वही डिमांड कर्व आपके फर्म का भी होगा, किस मार्केट के अंदर। यहां ध्यान रखिएगा जो सही जवाब है वो मोनोपोली का है। मोनोपोली का इसलिए है कि मोनोपोली को चाहे आप फर्म बोलिए चाहे आप इंडस्ट्री बोलिए, है ना, वो दोनों एक ही है। क्योंकि मोनोपोली का मतलब ही होता है कि एकाधिकार, वहां पे एक ही आपके सेलर दिखाई देंगे, है ना। अब वही अपने आप में क्या है, मार्केट भी है फर्म भी है। तो ये ध्यान रखिएगा डिमांड कर्व जो बनेगा वो मार्केट फर्म दोनों का होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो मोनोपोली मार्केट है, करेक्ट है। चलिए 9th नंबर की ओर चलते हैं। 9th नंबर में दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है कि ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज और आर ऑल इक्वल, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटीज आर नॉट इक्वल। आपको बताना है दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या पहला सही है दूसरा गलत है, क्या दूसरा सही है पहला गलत है, आपको ये बताने हैं जल्दी से। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़िएगा ना तो उसमें से ये सवाल है ना, जहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट की अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं हम, पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं, टोटल आउटले मेथड की बात करते हैं, वहां से ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। जल्दी से बताने की कोशिश करिए, 9th नंबर ये सवाल है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऑन एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल and on every point in rectangular hyperbola shape demand curve the point elasticities are not equal, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो ध्यान रखिए सेकेंड पार्ट है, मोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है, क्यों नहीं करेक्ट है, देखो ऑन पॉइंट और पहला जो स्टेटमेंट है ऑन एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं। अगर आप वहां पे पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करोगे तो ऐसे हमारा डिमांड कर्व होता है और ऐसे में पांचों जगह पे क्या होती है इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ये ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 ऐसे होता है। तो हमने क्या बोलना है कि जो पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ते हो ना डिमांड कर्व पे अलग अलग इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी इक्वल कभी नहीं होता है। क्लियर, पहली बात हो गई। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमने हर बार बताया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो इलास्टिसिटी होती है कहीं से भी मेजर करिए वो इक्वल होता है। तो दोनों अपोजिट स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसलिए दोनों क्या है इनकरेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय।
आपको बताना है कि जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है, उपभोक्ता अधिशेष का जो कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ई ए जी रॉबिन्सन, जे एम केन्स, लियोनेल रॉबिन्स और अल्फ्रेड मार्शल। जल्दी से बताने की कोशिश करिए, क्या इसका सही जवाब बन जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पता है, कंज्यूमर बिहेवियर हमने पढ़ाया था कि व्हाट आर विलिंग टू पे, है ना, और व्हाट यू एक्चुअल पे, है ना, क्या देना चाह रहे हो और क्या ऑलरेडी दिया है आपने, दोनों का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। और इस कंसेप्ट को जो है डेवलप किया गया था किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका आंसर जरूर मैच करा लेंगे, ठीक है। 11th नंबर की ओर चलते हैं। 11th नंबर, अच्छा 11th नंबर की ओर चलने से पहले ध्यान रखिएगा, आज 12 तारीख है ना, और दशहरा है, और दशहरा तक ही ये आपका ऑफर है। फिर मत बोलना कि शुभम सर ने भी नहीं बताया था, है ना। जो आपकी जो कोर्स है प्रॉपर, वो केवल 4,499 में, मतलब 4,500 में मिलने वाली है पूरा कोर्स, है ना। कैसे ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो? आप कोर्स अवेल करने के लिए जो मेरा कूपन कोड है, ये देखिए शुभम टी मेरा कूपन कोड है, वो यूज कर लीजिएगा, आपको ये कोर्स प्रॉपर मिल जाएगा। नहीं तो आज के बाद ये जो कोर्स है फिर से महंगा हो जाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि शुभम सर ने बताया नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से, आज 12 तारीख है, मैंने सबको बता भी दिया है हालांकि ऑलरेडी। अगर आप भी नए हो तो आपको ये, आपके जो मित्र हैं, संगी साथी जो भी हैं, आप इनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लियर? चले 11th नंबर की ओर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर रेशनैलिटी इंक्लूड्स। अगर हम कंज्यूमर रेशनल है इसकी बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ठीक है, कंज्यूमर रेशनल है, कंज्यूमर लॉजिकल है, कंज्यूमर समझदार है। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कंज्यूमर के बारे में, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन, नॉन सेटिएशन, सेल्फिश मोटिव, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, या पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जल्दी बताने की कोशिश करिएगा, क्या इसका सही जवाब बन जाएगा? करेक्ट। 11th नंबर ये क्वेश्चन है, आपको ये बता देना है जल्दी से। चलिए जल्दी से बताने की कोशिश करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने अपने क्वेश्चन को मार्क जरूर करते रहिएगा। करेक्ट है। यहाँ पे रेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, सही जो जवाब है वो 4th नंबर है, बी सी डी ई। मतलब हम नॉन सेटिएशन की बात कर रहे हैं, सेल्फिश मोटिव भी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस भी होनी चाहिए, कंज्यूमर को एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि हमें क्या चूज करना है, और इन्फॉर्मेशन उसको जो भी चाहेगा वो मिलती रहनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में ये चार अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है तो कंज्यूमर को रेशनल माना जाएगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई। आपको बताने हैं, जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे तो कंज्यूमर के बिहेवियर का परचेजिंग जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता की भागीदारी का स्तर अधिक नहीं होता है? उनकी जो बाइंग इन्वॉल्वमेंट होती है ना, कोई भी चीज खरीदना होता है उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। द कंज्यूमर कंसीडर द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज, the product is seen as having low potential for providing significant benefit, the consumer lacks information about alternatives for satisfying the need, और product has considerable social importance। आपको ये बताना है कि यहाँ पे किस कंडीशन के अंदर कंज्यूमर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देना है। करेक्ट। 12 नंबर ये क्वेश्चन है, 12th नंबर ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताने हैं। क्लासेज जो मैं जो है क्लासेज बड़ा नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि आज दशहरा भी है, आप लोगों को घूमना फिरना भी होगा, है ना, तो ध्यान रखना है इस बात की भी। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो 2nd नंबर है। ध्यान रखना है कि उत्पाद को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की कम क्षमता के रूप में देखा जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग द सिग्निफिकेंट बेनिफिट। अगर ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट है कोई भी, वो हमें सिग्निफिकेंट वो दे ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट में ब्रांड लॉयल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो, बोलते हो कि सर बिस्कुट दे दो, है ना, तो आप बिस्किट कोई भी खरीद सकते हो, है ना, आप उसमें ब्रांड नहीं देखते हो, कोई भी बिस्किट लिया आपने, खाना आपने खाया और पानी पी लिया, राइट। तो वहां पे कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट जो होती है हाई नहीं होती है, ठीक है। 13 नंबर की ओर चलते हैं।
कॉस्ट कंसेप्ट है और उसके डिस्क्रिप्शन है। कॉस्ट कंसेप्ट में संक कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कल ही हमने पढ़ाया था मास्टर क्लास में आपको, क्लियर। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या इसका सही जवाब होने वाला है, जल्दी से आप बताएंगे। 13th नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। राइट, एवरीवन प्लीज, जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो सही जवाब है वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मतलब अगर हमारा संक कॉस्ट की बात हो रही है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो ऑलरेडी डूब चुका होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इनपुट ऑन एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन, ऑलरेडी जो इनपुट की वैल्यू है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड हो चुका है, वो हमारा संक कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो कि टोटल कॉस्ट क्या हो, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपका, कि जो कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, आपके पर यूनिट ऑफ आउटपुट के चेंज से आपका जो टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होता है, कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे होते हो और उस डिसीजन से आपका जो टोटल कॉस्ट होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि अनअफेक्टेड होता है आपके फर्म के डिसीजन से, आपके फर्म के डिसीजन से अनइफेक्टेड होता है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं कॉस्ट के, जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर। ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज, आपको बताना है कि लघु अवधि उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ आइसो मार्जिनल यूटिलिटी और नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए। एवरीवन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, हमने ये प्रोडक्शन में किया हुआ है, याद है ना सभी लोगों को, प्रोडक्शन में ऑलरेडी किया हुआ है। चलें बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, और सही जो जवाब है बिल्कुल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो शॉर्ट रन की थ्योरी है जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तीनों रिटर्न के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जो थ्योरी आती है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आती है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो होता है वो हम लॉन्ग टर्म थ्योरी की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। पी एच डॉगलास, अल्फ्रेड मार्शल, जे एम राइट और सी डब्ल्यू कॉब। जल्दी बताइए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताने हैं, राइट। और ये जो थ्योरी है वो आपको अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है, इतनी बात याद रखनी है। तो आपके ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जो बच्चे वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। अपने पूरा पहले आंसर खुद से बताइएगा और उसके बाद मेरे आंसर से मैच कराइएगा। बाकी आज का 15 क्वेश्चन यही है। ध्यान रखना है कि आप, फिर से मैं बता देता हूं, एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं कि शुभम टी हमारा कोड है। ये ऑफर केवल आज के लिए ही है, 4,499 की ये कोर्स हो रही है। कल से ये फिर से बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये जल्दी से जाके जितने भी आपके मित्र संगी साथी हो उनको बता देना है और इनरोलमेंट कर लेने हैं, है ना। शुभम टी मेरा कोड है, ऊपर यूज कर लीजिएगा, तभी ये बेनिफिट आपको मिल पाएगा।
यूजीसी नेट की हमारी कोर्स स्टार्ट ही है, पूरा फाउंडेशन से आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कोई भी रिसेंट अपडेट चाहिए हमारे क्लासेस के बारे में, कोई भी यूजीसी नेट के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। क्लियर। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए ये जो स्कैनर है स्क्रीन के ऊपर, वहां भी स्कैन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को अगर नए हो तो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।